आपने इस रिपोर्ट को देखी, ये जाहिर तौर पर शुरुआती रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहा भी गया है, जो इस सेक्शन का हवाला दिया गया है, कि उसके मुताबिक इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इस रिपोर्ट का मकसद कतई ये नहीं है किसी पर हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएं, तो ये पहले साफ कर दिया रिपोर्ट ने अपने शुरुआती पन्ने में ही। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 30 दिन के बाद रिपोर्ट में जो बातें निकल कर सामने आई, आपको क्या आप जब थे मेंबर तो आप लोग भी ऐसे ही रिपोर्ट, शुरुआती रिपोर्ट निकालते थे कि ये रिपोर्ट थोड़ी सी अलग आपको दिख रही है? देखिए, ये रिपोर्ट जो है आईकाओ के डॉक्यूमेंट 9756 के चैप्टर 3 के मुताबिक बनाया गया है और इसमें जो वहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है उसी के हिसाब से ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाया गया है। मगर मेरे निजी व्यक्तिगत ओपिनियन के हिसाब से इसमें बहुत कुछ पूरा खुलासा नहीं किया गया। जैसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जितने साउंड थे, जो वार्निंग्स आए हैं और दोनों पायलट के बीच में जो बातचीत हुई है और वो टाइम स्टैम्प के साथ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग के साथ अगर सुपर इम्पोज करके तब अगर टैबुलर फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट किया जाता तो इतना जो डिस्कशन हो रहा है क्यों, कैसे ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जो है स्विच ऑफ हुए या नहीं किए गए या अपने आप हो गए, ये सब और थोड़ा-सा क्लैरिटी मिल जाता। मगर क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के ट्रांसक्रिप्ट जो है इस रिपोर्ट में नहीं पूरी तरह खुलासा नहीं किया गया। इस वजह से बहुत सारे डाउट है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि क्या आपने ये स्विच ऑफ किया? दूसरे ने कहा नहीं किया। ये बहुत अजीब तरीके से प्रेज़ेंट किया गया कि लोगों को संदेह है कि किसने क्या कहा और कुछ लोग तो ये भी कह रहे कि सुसाइड प्लान किया था। ऐसे कुछ सवालात अभी पैदा हो रहे हैं और मगर मेरे हिसाब से ये नामुमकिन है कि दोनों पायलट में से किसी ने भी जानबूझ के ये स्विच ऑफ करने की कोशिश की है। ये स्विच जो है उस नतीजे एक तक हम लोग ज़रिया ना है। पहुंचे। किशोर चिंता साहब, कैप्टन चिंता साहब, उस नतीजे तक हम लोग ना पहुंचे। सिर्फ चूंकि आप मेंबर रह चुके हैं इस इन्वेस्टिगेशन टीम के, जो पहले भी थी, जो पहले के ब्यूरो के, तो कभी ऐसा भी दबाव रहता है कि इतना ही चीज़ देना है, इतनी चीज़ को सेंसर करके रखना, अभी नहीं पास ऑन करना है? चूँकि जब आप रिकॉर्डर एक बार सामने लाते हैं तो सारी बातें आपके सामने दिख रही होती है। ऐसा तो नहीं पायलट ने सिर्फ 2 ही लाइन बोला हो कि एक पायलट ने कहा है कि आपने स्विच को क्यों ऑफ कर दिया, दूसरे ने कहा जी नहीं मैंने नहीं किया जी। इतनी बात तो नहीं हुई होगी, बात तो कई सारी हुई होगी जब इस घटना तक इमरजेंसी लेवल पे पहुंच गए होंगे तो। नहीं, ऐसा कोई दबाव होता नहीं है और मेरे मुताबिक ना इस इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर कोई दबाव था चीज़ों का खुलासा ना करने का। तो जो लिखा गया है उसके मुताबिक जितना इन्फॉर्मेशन है, एक-एक इवेंट बेस्ड नैरेटिव कहते हैं। हर एक इवेंट जो कॉकपिट में हुआ है, कोई वार्निंग का आवाज़ आई, वो किस टाइम पे आई, कॉकपिट में पायलट ने दूसरे पायलट से क्या बातचीत हुई, इंजन का उस टाइम पे क्या पैरामीटर था, एयरक्राफ्ट का स्पीड क्या था, क्या ऑल्टीट्यूड था, ये सब चीज़ें अगर इवेंट बेस्ड अगर थोड़ा-सा और डिटेल में अगर प्रेज़ेंट किया होता तो मेरे हिसाब से और अनुचित होता प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। अरे, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी कि इवेंट बेस्ड ट्रांसक्रिप्ट नहीं दिया गया? वजह क्या थी वो तो इन्वेस्टिगेशन टीम ही बता पाएगा। मगर हो सकता है कि एनालिसिस करने में टाइम लगा हो क्योंकि 26 जून को डेटा डाउनलोड किया गया। उसके बाद सारा डेटा कोलेट करके 2 हफ्तों में ये रिपोर्ट बनाने में हो सकता है टाइम की कमी रही हो। कुछ भी हो सकता है मगर
मेरे हिसाब से थोड़ा और कुछ डिटेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे साथ कैप्टन CS रंधावा साहब हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट के प्रेसिडेंट भी हैं। रंधावा साहब, आपको क्या लगता है कि सेलेक्टिव चीज़ों को ला करके इंटरिम रिपोर्ट में रखा गया, ये एक जब तक कि फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, ये गैर ज़रूरी तरीके से एक विवाद को जन्म दे दिया है? ये जो इंटरिम रिपोर्ट आई है AAIB की, इसमें जैसे कि अभी भी हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि कुछ खामियां हैं इस रिपोर्ट के अंदर। मैं भी इससे सहमत हूं कि इसको पॉइंट बाय पॉइंट जबकि इसको डिकोड किया जाता है, ब्लैक बॉक्स जिसको DFDR बोलते हैं, और जो CVR है, जो कॉकपिट के अंदर क्या बातचीत हो रही थी, क्या वार्निंग्स आई, वो सब कुछ जो है वो CVR के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो इसका ठीक से खुलासा नहीं किया गया है। किस पायलट ने बोला, कैसे बोला, वो भी खुलासा ठीक से नहीं है। हम पायलट को कभी भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं देते कि जब भी वो फ्यूल कंट्रोल स्विच को काटता है या उसको ऑन करता है तो ये चैलेंज एंड रिस्पॉन्स एक कमांड होती है। तो ये नहीं कि किसी का भी दिल आएगा और कोई भी स्विच उसको बंद करता रहेगा फ्यूल स्विच को। फ्यूल स्विच जो है उसको तीन तरीकों से, मतलब 3 बार उसको बंद किया जाता है एयर के अंदर जब जहाज होता है हवा के अंदर। ये बोइंग कंपनी कहती है या तो दोनों इंजन बंद हो जाएं तो तब उसको पायलट जो है उसको रन पोजीशन से कट ऑफ में लाता है, या जहाज में उसके दोनों इंजन या एक इंजन में आग लग जाए जब किया जाता है। और तीसरी चीज है जबकि इंजन में भयानक कोई डैमेज हो जाए और या कुछ उसमें स्टॉल हो जाए अगर इंजन, तो उस केस में ये फ्यूल कंट्रोल स्विच को बंद किया जाता है। ये तीसरी चीज है कि ये जो स्विच है ये स्प्रिंग लोडेड होता है। इसको हम स्प्रिंग को खींच के और फिर इस स्विच को ऊपर करते हैं रन की पोजीशन में, फिर लॉक हो जाता है। फिर रन की पोजीशन में हम उसको ऊपर खींच के और इसको नीचे करते हैं। साइड पे इसके गार्ड्स लगे हुए हैं जो कि मतलब कि किसी भी कभी भी गलती से हाथ लग जाए तो वो बंद ना हो जाए अगर उसका स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म भी खराब है। इस लॉकिंग मैकेनिज्म को देखते हुए बोइंग ने दिसंबर 2018 में एक एडवाइजरी सर्कुलर निकाला था जिसमें कि उन्होंने जांच करने को बोला था जहाजों पर वो जो है एडवाइजरी नेचर का था। उसके बाद ये एयर इंडिया ने इन जहाजों का मुआयना किया कि नहीं किया वो क्लियर नहीं है। एक चीज जो कि ये रिपोर्ट में भी नहीं दी गई है और इस पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, उसको मैं विचार करना चाहूंगा आज की रिपोर्ट में। आपको बताना चाहूंगा कि ओसाका के अंदर एक हादसा हुआ था बहुत साल पहले। ये डेट है इसकी 17 जनवरी 2019। ओसाका के अंदर ANA का जहाज 787 लैंड किया। लैंड करने के बाद उसने जो थ्रस्ट रिवर्सर हैं, जो डिसेलरेशन डिवाइस है, उसको थ्रस्ट रिवर्सर को लिया। जब उसने थ्रस्ट रिवर्सर को लिया तो वो जहाज ने ये सेंस नहीं किया कि ये ग्राउंड मोड में आ गया है, तो उसने दोनों इंजन काट दिए। एक TCMA करके एक यूनिट होती है जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देती है इंजन इलेक्ट्रिक कंट्रोल को, और वो आगे फेडेक जो कि इंजन के फ्यूल को सप्लाई करता है उसको देती है। तो बिना पायलट के वो स्विच को मूव किए वो दोनों इंजन जो हैं बंद हो गए, और वो हुआ था इलेक्ट्रिक पावर डिसरप्शन की वजह से। उसको अभी तक कोई भी अहमियत नहीं दे पा रहा है कि वो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक कोई मैल फंक्शन हुआ हो, इंटरप्शन हुई हो,
क्योंकि ये जहाज 4 सेकंड के बाद टेक ऑफ होने के बाद ये एयर मोड में गया है। और अगर हमको ध्यान हो तो जो एक यात्री जो जीवित हैं वो हादसे के, उन्होंने एक चीज बयान की थी कि जहाज में जब जहाज एयर में था तो वो लाइट जो है बंद रहती है कैबिन के अंदर, वो फ्लिकर की हैं। वो क्यों फ्लिकर की हैं? हो सकता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक पार है वो शटडाउन हुआ है टेम्पररी। उसने आगे सिग्नल दिया ताकि जो इसके जो फ्यूल शट ऑफ वाल्व होते हैं वो कनेक्टेड है आगे डीएफडीआर, जो कि ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। तो उसने ये सेंस किया और उसने फ्यूल काट दिया। और जब फ्यूल कट गया, इंजन बंद हो गए, तो जो रैम एयर टरबाइन है वो चालू हो गया। उसके बाद जब पार रिस्टोर हुई तो दोबारा से वो रीलाइट उसका इंजन का शुरू हो गया सिलसिला। बोइंग जो है इसमें 2 एक्शन पायलट के होते हैं अगर पायलट ने एक्शन किया हो। पहला एक्शन है कि अगर 2 इंजन फ्लेम आउट होते हैं तो पायलट का मेमोरी एक्शन है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच वो पूछता है कंफर्म फ्यूल कंट्रोल स्विच लेफ्ट, तो वो दूसरा का जो पायलट वो जो होगा पायलट फ्लाइंग वो बोलेगा लेफ्ट कंफर्म। उसके बाद वो उस इंजन को जो है पायलट मॉनिटरिंग उसको काट देगा और बोलेगा कट ऑफ, तो दूसरा भी बोलेगा कट ऑफ। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। दूसरा जो एक्शन है वो है कि रैम एयर टरबाइन का जो स्विच होता है उस स्विच को दबाया जाता है 1 सेकंड के लिए, ताकि ये पूरी तरह से आपको श्योरिटी हो जाए कि ये रैम एयर टरबाइन जो है ये स्टार्ट हुआ है। इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। ये बोला गया रैड डिप्लॉय हो गया, रैड तो डिप्लॉय होगा और बिल्कुल ये जो मुद्दा आपने उठाया ये वाकई रंधवा साहब इम्पोर्टेंट है। इस पर जरा एक बार सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के फाउंडर अमित सिंह साहब हमारे साथ है। अमित सिंह जी,